हेलो एवरीवन। आज की वीडियो की शुरुआत मैं आपको एक स्टोरी सुनाकर करना चाहूँगी। रिया नाम की एक लड़की थी, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, सबको मोटिवेट करने वाली। एक दिन उसका रिजल्ट आया। उसने अपने सपनों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी थी और रिजल्ट में फेल। रूम में साइलेंस था। फोन पर नोटिफिकेशंस आ रहे थे। रिजल्ट कैसा रहा? मींस क्लियर हुआ? उसने स्क्रीन देखी और धीरे से बोला, वैसे भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही नहीं थी। नेक्स्ट डे जब उसकी फ्रेंड ने पूछा, आर यू ओके, रिया हंसती हुई बोली, पेपर ही अनफेयर था, सब बोल रहे हैं। लेकिन रात को वो अकेली रो रही थी। उसका दर्द रियल था, उसका डिसअपॉइंटमेंट रियल था। लेकिन उसने उस दर्द को फील नहीं किया। उसने उसको कवर कर दिया, एक्सक्यूजेस से, स्माइल से, लॉजिक से। क्या रिया झूठ बोल रही थी? नहीं, वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। हम सब रिया हैं। जब रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं हम बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है हम कहते हैं वो मेरे लेवल का था ही नहीं। जब हम जेलस होते हैं हम बोलते हैं लोग मुझसे जेलस हैं। बट सच क्या है? हम वीक नहीं होते, हम ड्रामेटिक नहीं होते। हमारे माइंड हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और इसी इनविजिबल प्रोटेक्शन सिस्टम को साइकोलॉजी में कहा जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स रोल द Three, इंट्रो। two, one. डिफेंस मैकेनिज्म, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड के बारे में हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। फ्रायड के अकॉर्डिंग जब हमारे डिजायर्स, मॉरल और रियलिटी क्लैश करते हैं तो हमारा ईगो एंजाइटी फील करता है और फिर विदाउट आस्किंग अस वो एक्टिवेट कर देता है डिफेंस मैकेनिज्म। आज के वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशंस नहीं समझेंगे, हम समझेंगे क्यों हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, क्यों हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्यों हम कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और कैसे हम अपने माइंड के हिडन पैटर्न को पहचान सकते हैं। Because the moment you understand your defenses, you start understanding yourself. और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही रियल ग्रोथ का बिगनिंग है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, ईगो 7 मेन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके हमें गिल्ट से बाहर आने में मदद करता है। तो चलिए एक एक करके इन डिफेंस मैकेनिज्म को डिटेल में एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। पहला डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, रियलिटी को रिफ्यूज करना। डिनायल में पर्सन एक्सटर्नल रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, इवन व्हेन प्रूफ क्लियर हो। ये यूजुअली शॉक, ट्रॉमा या एक्सट्रीम फियर के टाइम एक्टिवेट होता है। रियलिटी इतनी पेनफुल होती है कि ईगो सोचता है इसको एक्सेप्ट करना डेंजरस है, तो माइंड टेम्पररी वाली क्रिएट कर देता है। जैसे स्मोकिंग करने वाले को डॉक्टर बोलता है आपको लंग प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि पेशेंट बोलता है मेरे दादाजी भी तो स्मोक करते थे, उनको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि ब्रेकअप के बाद हमारा मैसेज आना क्लियरली बंद हो चुका है, बट पर्सन बोलता है अरे वो बिजी होगा इसलिए मैसेज नहीं कर रहा है। डिनायल मैकेनिज्म के थ्रू ईगो टेम्परली रियलिटी को ब्लॉक कर देता है ताकि एंजाइटी कम हो। ये शॉर्ट टर्म में हेल्पफुल हो सकता है शॉक हैंडल करने के लिए, बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस प्रूफ हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। डिस्प्लेसमेंट को हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाना। यहाँ भी कुछ ईगो इस तरीके से ही वर्क करता है, गुस्सा होता किसी और पर है पर वो निकलता कहीं और है। यहाँ इस इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि अंकिता का बॉस उसे ऑफिस में डांटता है, बट क्योंकि वो अंकिता का बॉस है तो अंकिता उस पर नहीं चिल्ला सकती। तो अंकिता क्या करती है, घर आती है और अपने हस्बैंड पे ही चिल्लाने लगती है। तो देखा आपने किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म ने वर्क किया यहाँ पे, कि अंकिता का जो फ्रस्ट्रेशन था वो उसने अपने हस्बैंड पे निकाल दिया। डायरेक्ट एक्सप्रेशन रिस्की हो सकता है, इसलिए ईगो सब्स्टिट्यूट टारगेट चूज करता है। बॉस से डांटना, घर आके फैमिली पे चिल्लाना, टीचर ने इंसल्ट किया तो फ्रेंड या फैमिली पे गुस्सा निकालना। ओरिजिनल सोर्स पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम उसके लिए कोई अनदर सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं जिसपे हम गुस्सा निकाल पाए। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्शन मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन मतलब अपनी फीलिंग दूसरों पर थोपना।
अपनी अनवांटेड फीलिंग्स को दूसरों पर एट्रीब्यूट कर देना। ईगो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो उसको बाहर प्रोजेक्ट कर देता है। जैसे आप जेलस हो, तो आप बोलते हो वो मुझसे जेलस है। आप किसी को डिसलाइक करते हो बट बोलते हो उसको मुझसे प्रॉब्लम है। रियलिटी ये होती है कि फीलिंग तो वो आपकी थी, बट माइंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी। यहाँ हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। ये रेड टी शर्ट बॉय है, इसको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खेल सकता हूँ इस टीम के लिए। पर इसने क्या एक्सक्यूज बनाया कि नो वन वांट मी इन देयर टीम, यानी कि मुझे ही कोई अपने टीम में नहीं लेना चाहता है। यहाँ इसने अपनी गलती को छुपाने के लिए उनके दूसरों पे अपनी गलती थोप दी, दूसरों की गलती निकाल दी। यही प्रोजेक्शन मैकेनिज्म होता है, और बहुत बार हम अपनी रियल लाइफ में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव रैशनलाइजेशन। यहाँ रैशनलाइजेशन का मतलब है लॉजिकल एक्सक्यूज बनाना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। फेलियर या मिस्टेक के बाद लॉजिकल रीजन क्रिएट करना ताकि सेल्फ स्टीम सेफ रहे। सुपर ईगो अपनी सेल्फ स्टीम को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है। इसे बचाने के लिए ईगो रैशनलाइजेशन मैकेनिज्म का यूज करता है। ईगो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करता है बाय क्रिएटिंग एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशंस। जैसे अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो आप कहते हो उस टीचर को पक्का मुझसे कोई दुश्मनी रही होगी। या अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो हम कहते हैं वैसे भी मुझे कॉर्पोरेट जॉब पसंद नहीं है। जैसे रिया ने कहा था कि वैसे भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही नहीं थी। रियल रीजन शायद प्रिपरेशन कम थी, बट माइंड लॉजिकल स्टोरी बना देता है। सो रैशनल मैकेनिज्म भी हम अपनी लाइफ में बहुत बारी यूज करते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म, ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अपनी रियल अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को हाइड करने के लिए उससे एग्जैक्ट अपोजिट बिहेव करता है। कभी कभी हमारी रियल फीलिंग्स सोशली अनएक्सेप्टेबल होती है, मॉरली रॉन्ग लगती है, या ईगो के लिए थ्रेटनिंग लगती है। ईगो सोचता है अगर मैं अपनी असली फीलिंग्स एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे गिल्ट या शेम होगा। इसको लाइफ सिचुएशन से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हमें अंदर से तो बहुत जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी भी फील होती है। बट हम बाहर क्या दिखाते हैं? मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ, वो लोग तुम्हारे लायक नहीं है। एक्सट्रीम प्रोटेक्टिव बिहेवियर समटाइम जेलसी का मास्क होता है। इसको हम एक और अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। एक मैरिड पर्सन किसी और से अट्रैक्टेड फील करता है। रिएक्शन फॉर्मेशन उसके माइंड में होता है कि वो पब्लिकली बोल रहा है लोगों को कैरेक्टर मेंटेन करना चाहिए। आजकल के लोग लॉयल नहीं होते हैं। एक्चुअली वो अपनी इंटरनल अट्रैक्शन से अनकंफर्टेबल है, इसलिए वो अल्ट्रा मॉरल बन जाता है। तो समझिए आप किस तरीके से हम अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर ऐसा प्रोजेक्ट करके दिखाना चाहते हैं कि हम तो मॉरली राइट है। हम अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को बाहर लोगों के सामने कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं ताकि हम उस गिल्ट और शेम से फ्री हो जाएं। तो यही है रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट वी हैव रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें पेनफुल थॉट्स, मेमोरीज या फीलिंग्स को अनकॉन्शियस माइंड में पुश कर दिया जाता है विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। यानी कि हम जानबूझकर इसको पुश नहीं करते हैं, ये खुद ब खुद ही हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पर्सनल भूलता नहीं है, इंटेंशनली भूलता नहीं है, पर माइंड ऑटोमेटिकली उस मेमोरी को एक्सेस से हटा देता है। ये रिप्रेशन होता क्यों है? जब कोई एक्सपीरियंस बहुत ट्रॉमेटिक हो, बहुत एम्बेरसिंग हो, या बहुत गिल्ट क्रिएट करता हो, तब माइंड डिसाइड करता है कि इसको कॉन्शियस में रखना डेंजरस है, तो मेमोरी को अनकॉन्शियस में स्टोर कर दिया जाता है। हम इसको एक डिटेल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर एक चाइल्ड को स्कूल में सीवियर बुलिंग फेस करनी पड़ी है, तो अडल्ट होने पे उसको एग्जैक्ट इंसिडेंट याद नहीं रहेगा, बट वो सोशल सिचुएशन में एंशियस फील करता है। पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग से एक्सट्रीम फियर होता है। मेमोरी रिप्रेस हो चुकी है बट इमोशनल इम्पैक्ट प्रेजेंट है। यानी कि वो उस बुलिंग को तो याद नहीं कर सकता है कि जो उसके साथ हुई है, बट उसका इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। अब इसके साइन क्या क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के? तो जैसे हम बोलते हैं मुझे चाइल्डहुड ज़्यादा याद नहीं रहता है, सर्टेन टॉपिक पर सडन डिस्कम्फर्ट होना, अनएक्सप्लेन्ड फियर्स का होना, या इमोशनल नमनेस का होना। डिप्रेशन में हम भूलते नहीं है, हम बुला दिए जाते हैं बाय आवर ओन माइंड। सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म, ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें अनएक्सेप्टेबल या नेगेटिव इम्पल्सेस को हम सोशली एक्सेप्टेबल और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे रॉ इम्पल्स स्टेज एक्सप्रेशन चेंजेस, इनसाइड एनर्जी नेगेटिव हो सकती है बट आउटपुट पॉजिटिव होते हैं।
बाकी डिफेंस मैकेनिज्म रियलिटी डिस्टॉर्ट करते हैं, बट सब्लिमेशन रियलिटी को डिनाई नहीं करता, इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, बस उनको एक हेल्दी डायरेक्शन दे देता है। इसलिए इसे मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म भी माना जाता है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जहां दर्द टैलेंट बन जाता है और गुस्सा स्ट्रेंथ। सब्लिमेशन का सीक्रेट ये है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो या तो डिस्ट्रक्टिव बनेगी या कंस्ट्रक्टिव। चॉइस अनकॉन्शियस हो सकती है, बट डायरेक्शन मैटर करता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, डिस्ट्रक्टिव या फिर कंस्ट्रक्टिव। एक एग्जांपल से समझे, एक पर्सन को बहुत गुस्सा आता है, दूसरों से लड़ने की बजाय या तोड़-फोड़ करने की बजाय वो कराटे को जॉइन कर लेता है या फिर बॉक्सिंग को जॉइन कर लेता है। दूसरा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं कि फ्रेंड की सक्सेस देखकर जेलेसी फील हो रही है, बट इंस्टेड उसकी बुराई करने के पीछे, बैक बाइटिंग करने के पीछे, उसको नफरत करने के बजाय हम वो पर्सन अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है और कोर्सेज को जॉइन करता है। यानी कि यहाँ पे जेलेसी मोटिवेशन में कन्वर्ट हुई है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव वे में इसने इसको लीड किया है। आप अपने एंगर को कैसे एक्सप्रेस करते हो? क्या आप अपने पेन को किसी प्रोडक्टिव चीज में कन्वर्ट कर पा रहे हो? मे बी योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज इन योर रीडायरेक्टेड स्ट्रगल। तो ये थे हमारे 7 डिफेंस मैकेनिज्म जो फ्राइड ने दिए थे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।